आज हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 2 को। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जिन्वू अपनी दुनिया को बचाने के लिए रूलर्स से रिक्वेस्ट करके दुनिया को 10 साल पीछे से शुरू करता है और सभी मोनार्क्स से डिमेंशनल क्रैक में अकेले ही 27 सालों तक फाइट करके उन्हें खत्म कर देता है। क्योंकि जिन्वू के अलावा अब पृथ्वी पर किसी के पास भी माना नहीं है, इसीलिए रूलर्स जिन्वू को किसी और दुनिया में जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन जिन्वू ये डिसाइड करता है कि वो इसी दुनिया में रहेगा जहां उसको प्यार करने वाले लोग रहते हैं। और अंत में जिन्वू बोलता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस दुनिया को उसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, भले ही सोलो लेवलिंग की मेन स्टोरी यहाँ से खत्म हो गई है, लेकिन इसके आगे के एपिलॉग्स और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम जिनचुल को देखते हैं, जो कि इस टाइमलाइन में एक क्राइम डिटेक्टिव है। जिनचुल को बार बार कुछ खोने का एहसास हो रहा था, लेकिन वो जब भी याद करने की कोशिश करता है वो कुछ भूला हुआ भी नहीं पाता। जिनचुल पुलिस स्टेशन में आने के बाद अपने टीममेट से मिलता है। तभी वो स्टेशन में 3 क्रिमिनल्स को देखता है जो खुद ही अपने आप को स्टेशन में सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। डिटेक्टिव के पूछने पर वो बताते हैं कि जमीन से एक मॉन्स्टर शैडो बाहर निकला और उनसे बोला कि अगर उन लोगों ने 24 घंटे के अंदर खुद को सरेंडर नहीं किया तो उन लोगों को मार दिया जाएगा। वो क्रिमिनल चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने क्राइम किया है और मैं अपना क्राइम एडमिट करता हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे जल्दी से जेल में डाल दीजिए। जिनचुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज की कैसे रिपोर्ट करें। तभी दूसरा डिटेक्टिव बोलता है कि नए लोगों को रिपोर्ट से निपटने दो और तुम मीटिंग रूम में आओ। मीटिंग रूम में आने के बाद सीनियर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन क्रिमिनल्स को छोड़ दिया जाए, ताकि ये पता चल सके कि 24 घंटे अगर वो जेल से बाहर रहेंगे तब उनके साथ क्या होगा। क्योंकि सारे क्रिमिनल्स ने एक ही चीज को देखकर खुद को सरेंडर किया है, इसीलिए हायर अप्स ने सच्चाई का पता लगाने के लिए डिटेक्टिव्स को कुछ ही टाइम दिया है। लेकिन जिनचुल उन लोगों से बोलता है कि अगर उनके साथ सच में कुछ हो जाता है तब क्या होगा। जिनचुल की बात पर वो दोनों डिटेक्टिव हंसने लगते हैं कि वो भूतों पर विश्वास करने वालों में से है। इसके बाद दूसरा वाला डिटेक्टिव जिनचुल को बताता है कि कुछ नहीं होगा, हम उन सस्पेक्ट्स को एक सुनसान एरिया में ले जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। वो बोलता है कि इसके अलावा उनके ऊपर कई डिटेक्टिव्स की नजर रहेगी और मान लीजिए कि 24 घंटे के बाद मॉन्स्टर अचानक आ भी गए तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके बाद वो सब उन सस्पेक्ट्स को एक सुनसान स्टोरेज रूम में ले जाते हैं। सुनसान जगह में आने के बाद उनमें से एक क्रिमिनल डरकर बोलता है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, हम यहाँ मर जाएंगे। इस पर डिटेक्टिव बोलता है कि कुछ समय के लिए तुम्हें यहीं रहना होगा, क्योंकि हमें कुछ इन्वेस्टिगेट करना है। 24 घंटे पूरे होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे। तभी उन लोगों को फील होता है कि रूम की हवा दूसरे दिन के मुकाबले आज ज्यादा ही ठंड है और तभी 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। डिटेक्टिव्स सस्पेक्ट को घेर कर खड़े थे, लेकिन फिर भी सस्पेक्ट बुरी तरह डरा हुआ था। वो डरते हुए उन्हें बताता है कि हमने पहले सच में उसे देखा था। डिटेक्टिव बोलता है कि तुम लोगों ने साथ में ड्रग्स ली थी, हमें सब कुछ सच सच बता दो। जैसे ही वो सस्पेक्ट बोलता है कि असल में हम 4 लोग थे, तभी जिनचुल जमीन से कुछ निकलते हुए देखता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वहां से वो बाहर आ रहे हैं। तभी जमीन से शैडो सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और सभी क्रिमिनल्स को दूर फेंक देते हैं। जब तक डिटेक्टिव्स वहां से उठते, शैडो सोल्जर्स उन क्रिमिनल्स को खाना स्टार्ट कर चुके थे। शैडो सोल्जर्स को सामने देखकर जिनचुल की फट जाती है। वो बोलता है कि मॉन्स्टर सच में आ गए। वो एंट सोल्जर्स उन क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा बुरी तरह खत्म कर देती है। पूरा रूम खून से भर जाता है और जिनचुल उन्हें देखता ही रह जाता है। काम खत्म होने के बाद आगे वाली एंट बाकी के दोनों एंट्स को चलने का इशारा करती है। इसके अलावा वो शैडो एंट जिनचुल की तरफ देखकर स्माइल करती है। ये देखकर जिनचुल हैरान हो जाता है कि वो एंट तो स्माइल कर रही है। उनके हाव भाव देखकर जिनचुल को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एंट्स उससे मिलकर खुश हैं। उनके जाने के बाद जिनचुल सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस सिचुएशन से पहले भी गुजर चुका हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है। इसके बाद वापस जब सभी डिटेक्टिव्स स्टेशन में आते हैं, तब सीनियर द्वारा सभी को डांट लगाई जाती है कि सस्पेक्ट्स पूरी तरह से गायब हो गए हैं और तुम सब वहाँ बेहोश पड़े थे। इसके बाद वो जिनचुल से पूछता है कि तुमने एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया, क्या तुम्हें कुछ भी याद है। लेकिन जिनचुल उससे बोलता है कि जब मैं होश में आया तब हर कोई ठंडा पड़ा था। जिसके बाद सीनियर फैसला करता है कि वो इसकी रिपोर्ट हायर अप्स को नहीं करेगा और वो सभी डिटेक्टिव से अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। इस इंसिडेंट के बाद से जिनचुल को बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसीलिए वो इस चीज की सच्चाई का पता लगाने में जुट जाता है, क्योंकि ऐसे और भी बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें क्रिमिनल्स ने खुद ही सरेंडर किया है। इसके बाद जिनचुल का साथी बताता है कि सरेंडर किए हुए क्रिमिनल्स के नंबर्स स्टार्टिंग मार्च में कम हुए हैं। जिनचुल उससे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा क्या। तब वो डिटेक्टिव बताता है कि उसकी रिलेटिव एक छोटी सी बुक्स की किराए की दुकान चलाती थी। वो हमेशा इस बात पर दुखी रहती थी कि फरवरी में उनका बिजनेस ठीक नहीं चलता था, लेकिन मार्च स्टार्ट होते ही उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता था, क्योंकि ये वही सीजन होता है जब बच्चे छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं। उस डिटेक्टिव को लगता है कि उसने बेकार जानकारी दी है, लेकिन जिनचुल बोलता है कि वो उसकी इस बात को ध्यान में रखेगा। इसके बाद हम सियोल के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ जिन्वू भी स्कूल जाना स्टार्ट कर चुका होता है। स्कूल में हम
प्रिंसिपल को देखते हैं जो एक टीचर से जिन्वू के बारे में बोलता है कि हमारे स्कूल में एक प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट आ रहा है। टीचर जिन्वू की रिपोर्ट देखता है कि उसका फादर फायर स्टेशन में काम करता है और उसकी माँ हाउसवाइफ है और इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक है, इसीलिए टीचर को ये स्टूडेंट प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रहा था। लेकिन जब टीचर रिपोर्ट में आगे देखता है तब उसमें पता चलता है कि जब वो फर्स्ट ग्रेड मिडिल स्कूल में था तब वो 2 सालों के लिए अपने घर से चला गया था। दरअसल ये वही 2 साल थे जब जिन्वू मोनार्क्स को खत्म करने के लिए डिमेंशनल क्रैक में गया हुआ था। इसके बाद प्रिंसिपल उससे पूछता है कि क्या तुम इस स्टूडेंट को संभाल सकते हो? तब ये टीचर, जिसका नाम पार्क है, वो बोलता है कि आप सभी प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट्स को मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उन सभी को प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट्स से अनप्रॉब्लमैटिक बनाऊंगा। इसके बाद हम स्कूल के ग्राउंड का सीन देखते हैं जहां सभी स्टूडेंट्स लाइन लगाए खड़े हुए थे। वहां पार्क हाथ में डंडा लिए सबको शांत करा रहा होता है। तभी उसकी नजर जिन्वू पर पड़ती है और वो उसे बदमाश संग जिन्वू बोलता है। वो टीचर जिन्वू की तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि तुम कितने भी परेशान करने वाले स्टूडेंट क्यों ना हो, मैं तुम्हें एक मेमने की तरह बना दूंगा। वो जिन्वू के हाथ में ग्लव्स देखते हुए सोचता है कि ये स्कूल ड्रेस कोड के खिलाफ है। वो जिन्वू के पीछे से चिल्लाता है कि बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल में ग्लव्स पहनकर आने की। लेकिन जैसे ही जिन्वू उसकी तरफ देखता है वो टीचर बुरी तरह से डर जाता है। उसके पसीने आ जाते हैं जब वो जिन्वू के अंदर डार्कनेस और शैडोज देखता है। इसीलिए पार्क तुरंत जिन्वू को इग्नोर करते हुए दूसरे बच्चों को डांटने लगता है। जिन्वू के अंदर पार्क ने अभी जो देखा है उसके बारे में वो सोचने लगता है। उधर बेलियन और जिन्वू दोनों ही समझ जाते हैं कि उसने शैडोज को देख लिया है। जिन्वू सोचने लगता है कि क्या ये भी एक इफेक्ट है जो मैंने इस दुनिया में लाया है। ग्राउंड से सभी स्टूडेंट्स अब क्लासरूम में आ जाते हैं जहां जिन्वू अकेले बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम युंगिल था। वो जिन्वू को बताता है कि वो 2 साल पहले उसके साथ मिडिल स्कूल में पढ़ता था। लेकिन तभी 4 स्टूडेंट्स पीछे से युंगिल को धक्का मारते हुए जिन्वू के सामने आते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ग्लव्स पहनकर खुद को तोप समझते हो। जिन्वू सोच रहा था कि वो सब बोल रहे हैं या फिर मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। वे चारों जिन्वू को गालियां देते हुए बोलते हैं कि तू वो ग्लव्स उतार दे और हमें ट्राई करने दे। उन्हें लग रहा था कि जिन्वू ने कोई टैटू बनवा रखा होगा। जिन्वू के साथ ये सब होता देखकर बेरू बोलता है कि मेरे किंग, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इन बेवकूफों को कच्चा चबा जाऊंगा और आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन जिन्वू बेरू को रोक लेता है। इसके बाद जिन्वू अपने ग्लव्स उतारता है जिसे देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है। जिन्वू सोचता है कि ये चोट मुझे ड्रैगन किंग से मिली है और ये सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसे मैं प्रॉपर्ली हील नहीं कर पाया। जिन्वू उन चारों स्टूडेंट्स से बोलता है कि क्या तुमने कभी जला हुआ घाव नहीं देखा? उन चारों को वो घाव डरावना लगता है और वो बोलते हैं कि हम बस मजाक कर रहे थे, इतना सीरियस क्यों हो गए? वो बोलते हैं कि उस ग्लव्स को वापस पहन लो, ये बहुत घिनौना है, और वो सब वहां से जाने लगते हैं। लेकिन बेरू जिन्वू के साथ ऐसा होते देख कुछ ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुरंत उन चारों स्टूडेंट्स की तरफ जाने लगता है। जिन्वू के रोकने पर भी बेरू नहीं रुकता और उनकी शैडो में घुसकर उन स्टूडेंट्स को नीचे गिरा देता है और वापस जिन्वू के पास आ जाता है। इसके बाद जिन्वू युंगिल के साथ बातें कर रहा था, जहां युंगिल बोलता है कि 3 साल पहले तुम बहुत वीक थे लेकिन तुम अब उन लोगों से भी नहीं डरे। तब जिन्वू उसे बताता है कि मैंने बहुत ट्रेनिंग की है। ये सुनकर युंगिल बोलता है कि तो क्या तुम एथलेटिक क्लब में ज्वाइन होना चाहते हो? तब जिन्वू बोलता है कि वैसे तो मुझे एक क्लब में ज्वाइन होना है। जिसके बाद वो दोनों ट्रैक एंड फील्ड क्लब जाते हैं, जहां का टीम कैप्टन उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों ट्रैक एंड फील्ड क्लब ज्वाइन करना चाहते हो? तब जिन्वू युंगिल को डरा हुआ देखकर कैप्टन को बताता है कि सिर्फ मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। तभी पीछे से सीनियर मेंबर्स भी वहां आ जाते हैं और बोलते हैं कि बच्चे, ये कोई मजाक नहीं है। इसके बाद कैप्टन जिन्वू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट्स टैलेंट है या फिर क्या तुम मिडिल स्कूल में रनिंग के लिए ट्रेंड हुए हो? जिन्वू कैप्टन के दोनों सवालों पर नहीं बोलता है। तब एक सीनियर बोलता है कि ये जगह सिर्फ स्पोर्ट्स टैलेंट को ही एक्सेप्ट करता है। अगर तुमने कभी रनिंग नहीं की है तो तुम ये क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तब जिन्वू बोलता है कि मुझे किसी से एक कंपटीशन में मिलना है। जिन्वू जानता है कि चाहे इन इस फील्ड में जरूर आएगी, इसीलिए वो इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता था। वो सोचता है कि मैं चाहे से उस कंपटीशन में मिल पाऊंगा जहां जूनियर हाई डिवीजन के रनर्स इकट्ठे होते हैं। कुछ मेंबर्स जिन्वू को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कैप्टन उन्हें रोकते हुए एक शर्त के साथ जिन्वू को क्लब में ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। शर्त ये थी कि उसे कम से कम 2nd ग्रेड के उस सब्स्टिट्यूट रनर को हराना होगा। कैप्टन सोच रहा था कि जिन्वू उसे नहीं हरा पाएगा, लेकिन जिन्वू उसके साथ रेस करने के लिए हाँ कर देता है। वहां का सीनियर जिन्वू पर हंसते हुए सोच रहा था कि कैसे कोई इस क्लब में ज्वाइन हो सकता है जो पिछले साल के रीजनल्स में 3रे नंबर पर आने वाले आदमी को भी पहचान नहीं पाया। इसके बाद ट्रेनर जिन्वू से बोलता है कि अगर तुम रेस जीत गए तो तुम इस क्लब में ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें 1 महीने के लिए फ्री में लॉन्ड्री और साफ सफाई करनी होगी, जिसके लिए जिन्वू मान जाता है। इसके बाद हम पार्क को देखते हैं जिसे प्रिंसिपल ने जिन्वू को सुधारने के लिए बोला था। ग्राउंड में जो उसने देखा था
था उससे वो अभी तक बुरी तरह हिला हुआ था, इसीलिए वो ब्रेक रूम में चला जाता है। यहाँ से उसे ट्रैक एंड फील्ड क्लब का ग्राउंड दिखाई देता है। जैसे ही वो नीचे देखता है वो ट्रैक पर जिन्वू को दौड़ते हुए पाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ट्रैक एंड फील्ड वालों के साथ क्या कर रहा है। वो इस क्लब के टीचर से पूछता है कि जिन्वू वहाँ क्या कर रहा है। तब वो बताता है कि उसका नाम संग जिन्वू है और वो ट्रैक एंड फील्ड क्लब ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन क्लब वाले उसे भगा नहीं पाए क्योंकि टेस्ट लेने के बाद उसने साबित कर दिया कि वो कितना काबिल है। टेस्ट पास करने के बाद भी अभी भी वो उससे रनिंग करवा रहे हैं क्योंकि वो अभी उसकी स्टेमिना को चेक कर रहे हैं। टीचर उसे बताता है कि ये उसका 20वां लैप है। मैं उसे भागते हुए देखकर थक गया था, इसीलिए यहाँ पर आ गया। उसकी बातें सुनकर पार्क सोचने लगता है कि शायद मैंने उसके बारे में गलत इंप्रेशन बना लिया था और अब मुझे बिना कुछ गलत सोचे उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन तभी उसकी एक बार फिर से फट जाती है और वो डर कर चिल्लाने लगता है क्योंकि जिन्वू के साथ हजारों शैडो सोल्जर्स चक्कर लगा रहे थे और पार्क फिर से उन्हें देख लेता है। वो सोचता है कि क्या ये एक इल्यूजन है, मैं ये क्या देख रहा हूँ। और तभी अचानक विंडो के सामने बेरू खड़ा हो जाता है। जैसे ही बेरू आवाज निकालता है पार्क डर कर पीछे गिर जाता है। तभी इग्रिस बेरू से बोलता है कि मैंने कहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब बेरू बताता है कि लगता है वो इंसान सच में हमें देख सकता है। इसके बाद हम जिंचुल को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में किसी आदमी से मिलने जाता है। ये बंदा जिंचुल से बोलता है कि तुम वही केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो जिसमें क्रिमिनल्स ने उस दिन सरेंडर कर दिया था। वो पूछता है कि तुमने उस दिन कुछ देखा था या नहीं। पहले तो जिंचुल बात को टालता है, लेकिन दोबारा पूछने पर जिंचुल उस दिन के बारे में सोचते हुए बताता है कि उसने एक मॉन्स्टर एंट देखा था। वो बोलता है कि मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन वो एंट की तरह लग रही थी। जिंचुल की बातें वहाँ गुजर रहा जिन्वू का टीचर पार्क भी सुन लेता है, जिसने स्कूल में एंट को देखा था। वो उन्हें बताता है कि वो ऐसा मॉन्स्टर एंट था जिसका सिर एंट का था, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी के साथ। इसके बाद हम फिर से ट्रैक एंड फील्ड क्लब का सीन देखते हैं, जहाँ कैप्टन और सभी सीनियर्स के साथ जिन्वू और युंगिल भी रेस कर रहा था, जहाँ सीनियर्स पूरा दम लगा रहे थे और बार बार बोलते हैं कि हमारा टारगेट पूरे देश को जीतना है। सीनियर्स खुद को मोटिवेट करते हुए बार बार यही बोल रहे थे। ट्रैक में जिन्वू सबसे आगे दौड़ रहा था। युंगिल भले ही वीक था, लेकिन जिन्वू को देखकर वो भी पूरा दम लगा रहा था। हालांकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। उसे देखकर जिन्वू बोलता है कि आखिर हमें फॉलो करके क्यों ये लड़का अपने आप को इस हार्डशिप से गुजार रहा है। इस पर बेलियन बोलता है कि इंसान मूर्ख होते हैं मेरे किंग। लेकिन तभी जिन्वू अपनी पावर से युंगिल को एनर्जेटिक और फास्ट कर देता है। युंगिल अब खुद की बॉडी को गर्म फील करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, जिसके बाद युंगिल भी सभी सीनियर्स से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। ये देखकर सीनियर्स बोलते हैं कि हमारे न्यू मेंबर्स में जुनून की आग है और हम सीनियर्स ऐसे ठंडे कैसे रह सकते हैं। ऊपर की विंडो से पार्क लगातार जिन्वू पर नजर बनाए रखता है। इसके बाद हम फिर से उसी रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहां पार्क जिंचुल को मॉन्स्टर एंट के बारे में बता रहा था। इसके बाद पार्क वहां से जाते हुए बोलता है कि पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूं, मैं बहुत नशे में हूं। लेकिन जिंचुल उसे रोकता है और उससे सारी बातें बताने के लिए कहता है और पार्क जिंचुल को सारी बातें बताता है। सीन फिर से रेस ट्रैक में शिफ्ट होता है। रेस खत्म होने के बाद जिन्वू सोच रहा था कि इन दिनों कुछ लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं। तब बेलियन बोलता है कि मेरे किंग हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उन इंसानों की यादें मिटाकर उनसे हमें देखने वाली एबिलिटी को खत्म कर देना चाहिए। तब जिन्वू बोलता है कि अभी नहीं, अभी हम और ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद स्कूल के बाहर हम जिंचुल को देखते हैं जो स्कूल पर नजर रखे हुए था। वो सोचता है कि वो मॉन्स्टर जिसे क्रिमिनल्स ने देखा था और जिसे एक स्टूडेंट के अंदर केवल वो टीचर ही देख सकता है, उनके बीच कुछ अजीब कनेक्शन है। लेकिन जिंचुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक स्टूडेंट से मॉन्स्टर के बारे में कैसे बात करे। वो पहले सोचता है कि वो पूछेगा कि क्या तुम्हें शैडो मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि जब मैं किसी से इस तरह के क्वेश्चन पूछूंगा तो कहीं वो मुझे पागल ना समझे। तभी जिंचुल अपने पैरों के नीचे एक शैडो को देखता है जिसे जिन्वू ने वहां नजर रखने के लिए रखा था। जिंचुल हैरान होकर सोचता है कि इस स्कूल में जरूर कुछ ना कुछ है। उधर जिन्वू सोच रहा था कि क्या उसने उस शैडो को देख लिया। जिंचुल को क्लासरूम में आते हुए देखकर जिन्वू सोचता है कि जैसा कि मुझे जिंचुल से उम्मीद थी, भले ही उसके पास अब पास्ट की यादें नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है उसमें अभी भी कुछ इंस्टिंक्ट मौजूद है। जिंचुल टीचर को बताता है कि मेरे पास जिन्वू के लिए कुछ सवाल हैं। जिन्वू अब उससे मिलने क्लासरूम से बाहर जाता है, जहां जिंचुल उससे बीच क्लास में डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है। उसे देखकर जिन्वू खुश हो जाता है क्योंकि वो कई सालों बाद उससे मिला था। जिन्वू सोचता है कि अगर मैंने उसे सब दिखा दिया तो वो शायद सोचेगा कि मैं अजीब हूँ। उसे देखकर जिंचुल सोचता है कि उसके बारे में कुछ अजीब है। आखिर कैसे एक स्टूडेंट के पास ऐसी आंखें हो सकती है। इसके बाद जिंचुल जिन्वू को शैडो एंड की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि इसे देखकर तुम्हारे माइंड में कुछ आ रहा है क्या। जिन्वू सोचता है कि ये मुझसे भी अच्छी ड्राइंग है। जिन्वू फोटो देखते हुए हाँ बोलता है। ये सुनकर जिंचुल बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि क्या ये मॉन्स्टर एंट है और तुम कौन हो।
जिनचुल तुरंत खुद को संभालता है और ज्यादा एक्साइटेड होने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। इसके बाद जिनवू बोलता है कि ये वही मॉन्स्टर एंट है जो एक ड्रामे में दिखाई गई थी जिसे बच्चे देखते हैं। ये सुनकर जिनचुल की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और वो जिनवू से ड्राइंग लेते हुए थैंक्स करता है और बोलता है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जिनवू उससे बोलता है कि ये काफी यादगार बातचीत थी और क्या आप मुझे उस मॉन्स्टर की फोटो दे सकते हैं। तभी बेरू बोलता है कि मेरे किंग प्लीज आप अपनी आंखें किसी आधे गधे के सामने ना दिखाएं। इसके बाद जिनचुल जिनवू को ड्राइंग दे देता है और वहां से जाने लगता है। तब इग्रिस बोलता है कि मेरे किंग आपने उसे सच क्यों नहीं बताया। इस पर जिनवू बोलता है कि भूलना भी एक वरदान है, भले ही ये गॉड के टूल से ही मिला है। तब इग्रिस जिनवू की बात समझ जाता है। इसके बाद जिनवू जैसे ही क्लासरूम में वापस आता है, लड़कियां उसे घेर लेती हैं क्योंकि वो अभी डिटेक्टिव से बात करके आया था। इसके साथ ही वो जिनवू की बॉडी की तारीफ करती हैं। इसके अलावा कुछ लड़कियों ने जिनवू को सीनियर्स के साथ ट्रैक में दौड़ते हुए देखा था, इसीलिए वो सब उसे घेरे हुए थीं। तभी उन लड़कियों को साइड करते हुए वहीं चारों लड़के आ जाते हैं जिन्हें बेरू ने गिराया था। वो जिनवू से जल रहे थे, इसीलिए वो उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी ट्रैक एंड फील्ड क्लब के सीनियर्स वहां आ जाते हैं और उन लड़कों का गला दबाते हुए बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें हमारे प्यारे ट्रैक एंड फील्ड के इक्के के साथ। जिनवू खड़ा होते हुए पूछता है कि सीनियर्स आप यहाँ क्यों आए हैं। तब वो हंसते हुए बोलते हैं कि हम अपने इक्के को रोकने आए हैं ताकि ये चार बेवकूफ तुम्हारे हाथों पिटने से बच जाएं। इसके बाद क्लब का कैप्टन बताता है कि यहाँ न्यूकमर्स के लिए वेलकम पार्टी होने वाली है। उनके इनवाइट करने पर जिनवू युंगिल के साथ पार्टी में आने के लिए मान जाता है। इसके बाद सीनियर्स उन लड़कों को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। जिनवू पूछता है कि आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हो। तब सीनियर्स हंसते हैं और परेशान करने वाले उन लड़कों को उठाकर ट्रैक में दौड़ाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। कुछ टाइम बाद स्कूल से जाते समय सभी ट्रैक एंड फील्ड के मेंबर्स एक साथ होते हैं। सभी मेंबर्स के साथ जिनवू और युंगिल की अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। कैप्टन जिनवू से पूछते हैं कि उन लड़कों की क्या प्रॉब्लम है, तुम बोलो तो हम ये सॉल्व कर दे पूरी तरह से। लेकिन जिनवू बोलता है कि सब ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इससे कंपटीशन पर कोई इफेक्ट पड़े। तभी जिनवू को जिनचुल पीछे से आवाज लगाता है और उससे बात करने के लिए कुछ समय मांगता है। जिनवू वहां रुक जाता है और सीनियर्स वेलकम पार्टी की याद दिलाते हुए युंगिल को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जिनवू बोलता है कि मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, आखिर तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। तब जिनचुल आराम से जिनवू का नाम लेता है और इमोशनल होते हुए बोलता है कि क्या ये सच में आप हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब स्कूल के अंदर जिनचुल जिनवू से मिलने आया था और जब जिनचुल ने जिनवू को बेरू की ड्राइंग दी थी तब दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हुए थे और यहीं से जिनचुल को पिछले टाइमलाइन की यादें दिखाई देने लगती हैं। और जैसे ही वो जाने लगता है तभी जिनचुल को जिनवू की वो बात याद आती है जब उसने बोला था कि एसोसिएशन लीडर क्या आपको मुझ पर भरोसा है। ये तब की याद थी जब गोगन ही के मरने के बाद जिनचुल एसोसिएशन लीडर बना था और जिनवू ने उसे मोनार्क्स और रूलर्स के बारे में सब कुछ दिखाया था। जिनचुल को अब एक एक करके भुलाई गई सभी बातें याद आने लगती हैं। उसके दिमाग में संग जिनवू के साथ के हर एक पल की यादें चलने लगती हैं। वो वहीं पर बैठकर सोचता है कि क्या ये वही नाम है जो उस स्टूडेंट का था। इसके बाद जिनचुल को गोगन ही की डेथ, जिन्हों और जिनवू के साथ की सभी बातें याद आ जाती हैं। जिनचुल पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी चीजें हो भी कैसे सकती हैं। तब जिनवू उसे बताता है कि हायर बीइंग की यादों को समय का बहाव पसंद नहीं है। इसके बाद जिनचुल बोलता है कि हो ही नहीं सकता मिस्टर संग, क्या तुम उन लोगों से अकेले लड़ने का इरादा रखते हो। तब जिनवू उसे हाँ बोलता है और यहीं पर जिनचुल को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। फ्लैशबैक अब खत्म होता है और हम वापस जिनवू को जिनचुल के साथ देखते हैं जहां जिनचुल ने जिनवू को बात करने के लिए रोक लिया था। जिनचुल जिनवू से पूछता है कि आखिर तुम कितने समय से उन लोगों के साथ डिमेंशन क्रैक में लड़ रहे थे। जिनचुल सोच रहा था कि हिस्ट्री के हिसाब से तो ये 2 साल के लिए गायब था, पर वहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे निपटाने के लिए 2 साल लग जाए। तब जिनवू उसे बताता है कि 27 साल लग गए और ये सुनकर जिनचुल हैरान हो जाता है। जिनचुल पूछता है कि क्या आपको पछतावा नहीं होता। तब जिनवू बताता है कि मुझे कितनी भी बार फैसला लेना पड़े मैं हर बार वही फैसला लूंगा। जिनचुल बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस जिंदगी से खुश हो। तब जिनवू बताता है कि मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही है कि मेरी एज नहीं बढ़ सकती, जिसकी वजह से मुझे मेरी आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। जिनचुल सोचता है कि इमॉर्टैलिटी और एज न बढ़ना, इसने तो गॉड जैसी पावर्स पाली है, लेकिन ऐसी पावर्स के बाद भी इसने सिंपल लाइफ जीने का फैसला किया। जिनचुल पूछता है कि आगे तुम्हारा क्या प्लान है। तब जिनवू उसे बताता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। जिसके बाद जिनचुल उसे पुलिस में आने के लिए बोलता है ताकि वो साथ मिलकर क्रिमिनल्स को पकड़ सकें, लेकिन जिनवू जाते हुए बोलता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। जिनचुल उससे बोलता है कि मैं इंतजार करूंगा। तब जिनवू मजाक में उससे बोलता है कि मेरा वेट मत करना, क्योंकि ये ऐसी जॉब है जहां काम ज्यादा और पैसे कम हैं। इसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं और फिर कुछ समय बीत जाता है। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।